कमरुज़्ज़मा और बदौरा की कहानी भाग 5। कमरुज़्ज़मा को यह सुनकर इतनी प्रसन्नता हुई कि वह उत्साह के मारे खड़ा हो गया। उसे अपनी प्रियतमा से मिलने की आशा हो गई थी। उसने स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण किए और सबसे साधारण रूप में हंसने बोलने लगा। उसने अपने पिता के साथ डटकर भोजन किया। बादशाह ये देखकर फूला न समाया। उसने अपने पुत्र को गले लगाया और किरतदीप के किले से निकालकर अपने महल में ले गया। उसने राज्य भर में शहजादे के स्वास्थ्य लाभ पर बड़ा भारी उत्सव कराया और महल में सामंतों और प्रमुख नागरिकों की बड़ी शानदार दावत की। उसने दीन, अनाथ और भिखारियों को मुंह मांगा दान भी दिया। राज्य के सभी लोग अपने शहजादे के स्वस्थ लाभ से बहुत प्रसन्न हुए और कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। कमरुज़्ज़मा ने अब स्वास्थ्यकारी भोजन करना आरंभ कर दिया था, इसलिए कुछ ही दिनों में उसके शरीर में पूर्ववत शक्ति आ गई। फिर उसने मर्ज़बान से कहा कि अब मुझमें वियोग सहने की और शक्ति नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चीन के लिए तुरंत ही रवाना होना चाहता हूँ, किंतु मेरे पिता मुझे इतना चाहते हैं कि इतनी दूर की यात्रा की अनुमति ना देंगे। ये कहकर वे रोने लगे। मर्ज़बान ने कहा, आपकी बात ठीक है, किंतु एक तरकीब है जिससे आप यहाँ से निकल सकते हैं। आप अपने पिता से 2-3 दिन के लिए आखेट पर जाने की अनुमति लीजिए और अपने साथ मुझे और कुछ सेवकों को रखिए। साथ में 2 असील तीव्रगामी घोड़े भी ले चले। वहाँ से हम दोनों चीन को चल देंगे। शहजादे को उसकी राय पसंद आई। उसने बादशाह से आखेट की अनुमति मांगी, जो उसने प्रसन्नता पूर्वक दे दी। ये लोग पूर्व दिशा की ओर चल दिए। शाम होने पर ये लोग एक सराय में रुके। खाने पीने के बाद और लोग सो गए, किंतु आधी रात को ये दोनों अपने तेज घोड़ों पर निकल पड़े। उन्होंने एक तीसरा मामूली घोड़ा भी लिया और राज सेवकों जैसी एक पोशाक भी। 5-6 घंटे चलने के बाद वे उस चौराहे पर पहुंचे जहां से जंगल शुरू होता था। मर्ज़बान ने शहजादे से कहा कि आप अपने कपड़े उतार कर मुझे दे दें और ये नौकरों जैसे कपड़े पहन लें। शहजादे ने ऐसा ही किया। मर्ज़बान ने तीसरे घोड़े को मार डाला और उसके खून में कमरुज़्ज़मा की शाही पोशाक फाड़ कर लिथेड़ दी और घोड़े की लाश को खींच कर छुपा दी और चौराहे के पास खून से सनी और तार तार शाही पोशाक डाल दी। शहजादे ने आश्चर्य से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? मर्ज़बान ने कहा, आपके सेवकगण आपको ढूंढते हुए यहाँ आएंगे और इन कपड़ों को देखकर समझेंगे कि कोई वन्य पशु आपको खा गया। फिर आपकी तलाश छोड़ दी जाएगी और हम आराम से चलेंगे। तत्पश्चात वे दोनों बहुत सी अशरफिया और जवाहरात लेकर सभी कभी समुद्री और कभी थल मार्ग से यात्रा करते हुए चीन पहुंचे। उन्होंने एक सराय में ठहरकर 3 दिन तक विश्राम किया। इस बीच मर्ज़बान ने शहजादे के लिए हकीमों जैसे कपड़े बनवा लिए। फिर हम्माम में दोनों ने स्नान किया और शहजादे ने हकीमी लिबास पहना। मर्ज़बान ने कहा कि अब तुम बादशाह के पास हकीम बनकर जाओ और बदौरा की चिकित्सा की बात करो और मैं बदौरा के पास जाकर तुम्हारे आगमन का समाचार देता हूँ। ये कहकर वे अपने घर गया और अपनी माँ से कहा कि तुम तुरंत शहजादी को मेरे आने की खबर करो। इधर कमरुज़्ज़मा महल में नीचे पहुंचा और पुकार कर कहने लगा, मैं दूर देश से आया हूँ, हकीम हूँ। मैं शहजादी का इलाज करना चाहता हूँ। यदि शहजादी मेरे इलाज से अच्छी हो जाएगी तो बादशाह अपने वचन अनुसार उससे मेरा विवाह कर दें, वरना मुझे मृत्यु दंड दे दें। बादशाह के सेवकों ने उसकी सौंदर्य और यौवन अवस्था को देखकर दुख किया कि ये कहाँ मरने के लिए आ गया है। उन्होंने उसे बहुत समझाया कि क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है। तेरे जैसे ना मालूम कितने आदमी मर गए हैं, किंतु कमरुज़्ज़मा अपनी बात पर दृढ़ रहा। सेवक उसे सम्राट के पास ले गए। कमरुज़्ज़मा दरबार में जाकर धड़धड़ाता हुआ सम्राट के बगल में बैठ गया। सम्राट को इस बात पर क्रोध आना चाहिए था, किंतु वह इस जवान हकीम की हालत पर तरस खाने लगा। उसके समझाने पर भी जब कमरुज़्ज़मा ने ना माना
तो सम्राट ने उससे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराए और बदोरा के आवास में उसे भेज दिया। वहां का प्रधान रक्षक शहजादे को बाहर बिठाकर बदोरा को बताने गया कि तुम्हारा इलाज करने के लिए एक और हकीम आया है। शहजादी ने कहा, उसे भी लाओ। प्रधान रक्षक ने आकर कहा कि शहजादी तुम्हें बुलाती है। कमरुज़्ज़मा ने कहा कि मेरे वहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं से उसे ठीक कर दूंगा। शहजादे ने कलम दवात निकालकर एक पत्र लिखा जिसमें उनकी मिलन रात्रि का वर्णन था और उस पत्र को बदोरा की अंगूठी के साथ बदोरा के पास भेज दिया। बदोरा ने पत्र पढ़ा और अपनी अंगूठी पहचान ली और समझ गई कि यह मेरा प्रिय पुरुष है। उसने झटके से जंजीरें तोड़ डाली और दौड़ती हुई वहां आई जहां शहजादा बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को पहचान आलिंगनबद्ध हो गए। शहजादी की परिचारिका बुढ़िया ने दोनों को अंदर बैठाया। दोनों प्रेम की बातें करने लगे। बदोरा ने अपनी अंगूठी शहजादे को देकर कहा, तुम इसे अपने पास ही रखो और मैं तुम्हारी अंगूठी अपनी जान से भी प्यारी समझकर अपने पास रखूंगी। बदोरा के प्रधान रक्षक ने दौड़कर सम्राट को सूचना दी कि हकीम ने तो दूर से ही शहजादी को स्वस्थ कर दिया और अब वे बिल्कुल सामान्य रूप से बातचीत कर रही है। सम्राट तुरंत ही बदोरा के आवास में आया और बेटी को पूर्ण स्वस्थ देखकर अपने सीने से लगा लिया। फिर उसने बदोरा का हाथ कमरुज़्ज़मा के हाथ में देकर कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी बेटी तुम्हें दे रहा हूं। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। कमरुज़्ज़मा ने कहा कि मैं ना हकीम हूं ना तांत्रिक, मैं फारस देश के खानदान नामक भाग के बादशाह का पुत्र हूं। फिर उसने अपने प्रेम का सविस्तार वर्णन सम्राट के सम्मुख किया। सम्राट को ये सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आदेश दिया कि इस वृतांत को स्वर्ण अक्षरों में लिखवाकर शाही ग्रंथागार में रखवा दिया जाए। फिर उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि विवाह की तैयारियां की जाए। कुछ दिनों में तैयारियां पूरी हो गई और बदोरा का कमरुज़्ज़मा के साथ विवाह हो गया। दोनों प्रेमियों की बड़े दिनों की मनोकामना पूरी हुई और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। सम्राट ने कमरुज़्ज़मा को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया और उससे राज्य प्रबंध में सहयोग लेने लगा। किंतु ये आनंद उल्लास कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ गया। हुआ यूं कि कमरुज़्ज़मा ने एक रात ये सपना देखा कि उसका पिता मरणासन्न है और रो रो कर कह रहा है कि हाय मेरा इकलौता बेटा मुझसे बिछड़ गया और उसके वियोग में मेरे प्राण निकल रहे हैं। कमरुज़्ज़मा ये सपना देखकर चौंक उठा और दुख के मारे रोने लगा। उसके रोदन से उसकी पत्नी जाग गई और परेशान होकर पूछने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, रो क्यों रहे हो। कमरुज़्ज़मा ने उसे बताया कि मैंने क्या सपना देखा है। शहजादी बदोरा समझ गई कि उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही है और उसका जी इस देश में नहीं लगेगा। उसने शहजादे को दिलासा दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाने का प्रबंध करूंगी। इससे दूसरे दिन उसने अपने पिता से कहा कि हम लोग 1 वर्ष के लिए देशाटन को जाना चाहते हैं। उसने खेदपूर्वक ये बात स्वीकार कर ली और बहुत से सेवक, घोड़े, हाथी, अशरफियां और रत्न आदि देकर कहा कि तुम लोग 1 वर्ष में वापस जरूर आ जाना। वे खुद भी कुछ दूर तक उनके साथ गया। अब यहाँ से कमरुज़्ज़मा पर नई विपत्तियां पड़नी शुरू हो गई। 1 महीने की यात्रा के बाद वे लोग एक विशाल वन के किनारे पहुंचे। कमरुज़्ज़मा थक गया। उसने बदोरा से कहा कि कहो तो यहाँ डेरा डालकर कुछ समय तक आराम कर लें। बदोरा भी यही चाहती थी। उसने कहा कि मैं तुमसे भी अधिक थक गई हूँ। यहाँ तक कि यात्रा में हमारे बहुत से सेवक पीछे छूट गए हैं। वे भी हम लोगों के साथ आकर मिल जाएंगे। कमरुज़्ज़मा की आज्ञा पाकर उसके सेवक फरसासों से संगन पेड़ों की छाया में तंबू लगा लिया। उनके अन्य साथी और सैनिक भी अपने तंबू तान बैठे। बदोरा गर्मी और थकान से बड़ी व्यथित थी। वे डेरे के सज जाने पर उसमें जाकर उसमें पीछे पलंग पर लेट गई
और लेटते ही सो गई। कुछ समय के बाद बाहरी प्रबंध की देखभाल करके कमरुज़्ज़मा भी वहां आया और पत्नी के बगल में लेट गया। बदौरा ने लेटने से पहले अपनी कमर का पटका खोलकर वहीं पास में डाल दिया था। ये पटका रत्न जड़ित था और इसमें जरदोजी के काम का एक बटुआ भी बंधा था। कौतूहल व शहजादे ने वह बटुआ उठाया तो मालूम हुआ कि उसके अंदर कोई ठोस और कठोर सी वस्तु है। कमरुज़्ज़मा ने बटुआ खोलकर उसे निकाला तो देखा कि वह एक बड़ा सा लाल था जिस पर कुछ यंत्र जैसा बना था। शहजादे को ताज्जुब हुआ कि बदौरा ने उसे सुरक्षा पूर्वक किसी पेटिका में ना रखकर ऐसी बेपरवाही से क्यों फेंक दिया। वास्तव में ये यंत्र बदौरा की मां ने उसकी रक्षा के लिए दिया था। शहजादा उसे डेरे से बाहर लाया ताकि प्रकाश में उसके अक्षर पढ़ सके, किंतु तभी एक पक्षी उसे उसके हाथ से लेकर उड़ गया। कहानी का 6वां भाग आपको कल मिलेगा दोपहर ठीक 1 बजे। तब तक के लिए ये जानने के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ कि क्या होता है, क्या अब वो वस्तु पक्षी के पास से शहजादा ले पाएगा या नहीं, और शहजादी को जब पता चलेगा कि उसकी वस्तु शहजादे के हाथ से खो गई है तो वो कैसे उसको समझाएगी या कैसे उससे पूछेगी। ये जानने के लिए आप सुनते रहिए कहानी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।